चक्र, दिल्ली सल्तनत, प्रशासन। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। लोदी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इसमें तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। प्रशासनिक विभाग एवं इसे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न हैं। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग था जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग था जो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। दीवाने खराज जो दान विभाग था फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक ने शुरू किया था। विभाग एवं उनकी कार्यविधियाँ। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित था। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहारों से संबंधित था। दीवाने विजारत वित्तीय मामलों से संबंधित राजस्व विभाग था। विजारत एक ऐसी संस्था थी जिससे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया था। मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। मोहम्मद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग दीवाने विरासत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया गया था। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल यानी सरखेल कहलाता था। 10 सरखेल के ऊपर एक सिपह सालार, 10 सिपह सालारों के ऊपर एक अमीर, 10 अमीरों के ऊपर एक मालिक और 10 मालिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर एक निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी। खराज, जजिया, खुस्म एवं जकात। खुस्म लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 5 में से 4 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं जीतल एवं टकास। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। टका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम थे। यह 1242 से 58 तक ईस्वी तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसिर का नाम उल्लेखित था जो 1226 से 42 तक खलीफा रहे। हदीस एक इस्लामिक कानून है जबकि जवाबित राज्य कानून से संबंधित है। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि
अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना था, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? आंसर हो जाएगा तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों का नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन का सीधा आंसर देख लेते हैं। ए केवल एक सही है, यानी दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना ग्रामों का समूह पर एक आमिल या अलमगुजार की नियुक्ति की जाती थी, जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। इक्ता प्रणाली भारत की प्राचीन देशी संस्था न होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी, जिसका उद्भव पश्चिमी एशिया ईरान में हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत की इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख और मनसबदारों का प्रमुख मुगल का पद है, न कि सल्तनत काल का। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवाने अर्ज कहलाता था। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? आंसर हो जाएगा सी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये नहीं है। भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। इक्ता व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक इक्तादार एवं मुफ्ती को उस भूक्षेत्र के राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इस राजस्व से मुफ्ती अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरा करता था तथा उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खालसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अल-तुसी निजाम उल मुल्क की फारसी पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का विवरण मिलता है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आंसर होगा ए परगना, उसके बाद सरकार, उसके बाद सूबा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को सूबा यानी प्रांत के में बांटा गया था। सूबेदार सूबे के शासन का प्रमुख अधिकारी था। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबा को अनेक इकाइयों में बांटा गया। इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। प्रत्येक सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। परगनों के अंतर्गत गाँव होते थे, जिन्हें मावदा या दी कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती थी, जिन्हें नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में परगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया, जिसे चकला कहते थे तथा जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। अतः मध्यकालीन भारत में आकार की दृष्टि से सही आरोही क्रम इस प्रकार है: परगना, सरकार तथा सूबा। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा बलबन। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना रखने की शुरुआत की। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवाने आरिज सैन्य मंत्री नियुक्त किया तथा उसे रावते अर्ज की उपाधि दी। दीवाने अर्ज विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती, सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना व वेतन वितरण आदि था। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी दीवाने रियासत बलबन। गलत है, सही सुमेलित यहाँ दिया हुआ है दीवाने मुफ्त खराज अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व विभाग था। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक का कृषक विभाग था। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक दान विभाग था। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण विभाग था। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप सुमेलित है? आंसर हो जाएगा ए दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यह विभाग दासों की देखरेख करता था। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई।
अफीफ के लेखानुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था के भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए नए विभाग दीवाने मुक्त खराज की व्यवस्था की। मुहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? आंसर हो जाएगा कृषि से। मुहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के लिए अधीन में लाना था। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? आंसर होगा मुहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मध्यकाल के दिए गए विभिन्न भागों उनकी कार्यविधियों को सम्मिलित कीजिए। दीवाने अर्ज था सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेशी मामलों से संबंधित था। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहारों से संबंधित था। दीवाने वजारत वित्तीय मामलों से संबंधित था। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। आंसर हो जाएगा सी रक्षा विभाग से था। दीवाने आरिज अथवा दीवाने अर्ज सल्तनत काल में सैन्य विभाग से संबंधित था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ? आंसर हो जाएगा तुगलक। विराजत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान से मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया था, मुसलमान सम्राटों के अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। विराजत एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ले ली थी। मोहम्मद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग दीवाने विजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक पे आदि सभी को देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने कार्यकाल में एक नया प्रयोग किया जिसके अंतर्गत उसने भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर ख्वाजा मुहज्जब तथा निजामुल मुल्क जुनैदी को सम्मानपूर्वक आमंत्रण किया और न केवल महत्वपूर्ण मामलों पर उसने सलाह लेता था बल्कि उनके विचारों को भी महत्व देता था। मध्यकाल की सरकार का एक समग्र संरचना ये विलय था। आंसर हो जाएगा सी फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। मध्यकाल की सरकार में फारस, अरब, तुर्क, मंगोल तथा भारतीय तत्वों का मिश्रण था। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर कर लगाने वाला कर को इंगित करता है? आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 4 हो जाएगा, यानी खराज, या 3 उस्र और 4 हो जाएगा मुक्तई। खुम्स भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर नहीं था अपितु यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था। खुम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिकों या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे। वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? आंसर हो जाएगा गाँवों के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान खुत या मुकदम या चौधरी नामक शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे जो सल्तनत के लिए राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? आंसर हो जाएगा चौधरी था। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों का किसानों के प्रत्यक्ष संपर्क न था बल्कि वे वंशानुगत और परंपरा से चले आ रहे गांवों अथवा जिले के अधिकारियों से संपर्क रखते थे
और किसानों से लगान वसूल कर उन्हें देते थे। मुक्ति और वली के कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा नाम के अधिकारी की नियुक्ति करता था। सर्व कर लगाया जाता था। आंसर हो जाएगा बी, सिंचाई पर लगाया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के नियमों की दृष्टि में रखकर एक निर्धारित किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी। खराज, जजिया, खुम्स एवं ज़कात धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श कर उसने खेतों की उपज के 10% की दर से सिंचाई कर हक ए सर्व भी लगाया। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध हो जाएगा राज्य कानून से संबंधित था जवाबित। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। हदीस क्या है? एक इस्लामिक कानून है। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामिक शरीयत की संरचना होती है। खरीदादार कौन था? आंसर हो जाएगा डी, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। आंसर हो जाएगा इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी। सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल शब्द से आशय इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से है। सल्तनत काल के 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। आंसर होगा डी, 2 और 4 यानी जीतल और टका। सल्तनत काल में 2 प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल और टका। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अथवा चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलन किया। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टका एवं जीतल का अनुपात 1:48 था। निम्न में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने चलाया था। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन सा मध्यकालीन शासक था? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? आंसर हो जाएगा चांदी तथा तांबा के। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? आंसर हो जाएगा डी, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम थे। यह 1242 से 58 तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्कों पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लेखित था जो 1226 से 1242 तक खलीफा रहे।